आप सब जानते हैं कि कैसे नीट पेपर का घोटाला हो रहा है और उस घोटाले के कई दिनों के बाद भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी साफगोई से बचते नजर आए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनटीए एक बार फिर से पेपर लीक कराने में सफल रहा। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी असफलता का क्रेडिट देश की केंद्र सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को देते नहीं नजर आए। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो हर बात में, हर सफलता पर, हर चुनाव की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई इस जीत की बधाइयां देते नजर आते हैं। आज उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम रिवील करेंगे, उसका पूरा क्रक्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक भाषण के दौरान देश से 7 बड़ी अपीलें की, उस बात को भी रिवील करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों इस देश की जनता से 7 बड़े आह्वान किए। आखिर इस देश की सरकार से क्या आर्थिक संकट नहीं संभल रहा है? क्या इस देश की सरकार से पेपर का लीक नहीं संभल रहा है? भर्ती घोटाला नहीं संभल रहा है? तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप इस देश की कुछ निष्पक्ष मीडिया का हिस्सा और विपक्ष लगा रहा है, उस बात में कितनी सच्चाइयां हैं, उसको हम आपके सामने रिवील करेंगे। अगर आपको इस देश में कुछ भी गलत होने पर फर्क पड़ता है तो जरूर आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए और फर्क पड़ने वालों को भेजिएगा भी। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वीडियो को, टाइमलाइन को ऊपर भेजिए, स्किप करिए, स्क्रॉल करिए, कुछ भी करिए, छोड़ के आगे निकल जाइए, क्योंकि इसमें हम सीधे सीधे सरकार पर और जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करेंगे। इस देश के शिक्षार्थी और विद्यार्थी 18% जीएसटी पे करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी राधाकृष्ण कमेटी का जिक्र करते हुए तमाम बड़ी बातें कर गए। उन्होंने ये कहा कि एनटीए जो करीब 1.25 करोड़ बच्चों के एग्जाम लेता है वो बहुत योग्य हाथों में है। मंत्री जी, योग्य हाथों में तो इतना है कि 2024 से लगातार पर्चा लीक हो रहा है। 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 22-22.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अगर आप 4 लोगों का भी परिवार रख लीजिए तो करीब करीब 1.25 करोड़ लोग इस दुर्व्यवस्था से प्रभावित हैं। 4 से 5 बच्चे इस देश में सुसाइड कमिट कर चुके हैं और आपके अधिकारी जन उन परिवारीजनों पर दबाव बनाकर उनसे जबरदस्ती बुलवाते हैं कि बच्चे ने निजी कारणों से सुसाइड किया है। आपने कहा कि एनटीए ने 0 एरर कर रखा है। ये 0 एरर है। लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। 2025, 2024, 2026 आपने ये कह दिया कि हम इसकी कोई आगे के पेपर में कोई भी शुल्क नहीं वसूलेंगे। आप किस बात का शुल्क नहीं वसूलेंगे? उनके आने जाने का। आप किस बात का शुल्क नहीं वसूलेंगे? जो उनको मानसिक दर्द मिला है, जो उनके मन में यातनाएं सही जा रही हैं, जिस तरीके का उन्होंने मानसिक कष्ट झेला है। मंत्री जी, आप जाकर देखिए, बच्चों की उंगलियों में पेन पेंसिल के निशान पड़ जाते हैं। रात रात भर जाग कर उनकी आंखें काली हो जाती हैं, उनकी आंखों के आसपास काले घेरे तैयार हो जाते हैं। एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके माँ बाप, उसके घर के अपने गार्जियंस भी रात रात भर उसके साथ जागते हैं। आपने दहशतगर्द शब्द इस्तेमाल किया था, तो दहशतगर्द तो आतंकवादियों को कहा जाता है। तो क्या इस एनटीए द्वारा आयोजित नीट के एग्जाम में जो लोग शामिल पाए जा रहे हैं उनको आप उन्हीं आतंकवादियों वाली सजा देंगे? आपने उनको दहशतगर्द शब्द की संज्ञा दिया है, क्या उनके साथ आप वही सलूक करेंगे जो आतंकवादियों के साथ किया जाता है? और यह तो देशद्रोही की श्रेणी में आता है। क्या आपकी सरकार उनके साथ एक देशद्रोही की श्रेणी में यूएपीए का मुकदमा दर्ज करेगी? क्या उनको फांसी पर लटकाया जाएगा जैसे अजमल कसाब को लटकाया गया था? इस देश पर उठने वाली हर बुरी आंख को जब हम रौंद डालने का, कुचल डालने का मादा रखते हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री, तो फिर इन मक्कारों को, इन नीच, इन घूसखोरों को क्यों नहीं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप भी सब समझते हैं। हर सेंस आप में है। चुनाव जितवाने में आप माहिर हैं। आपने कहा कि चुनाव जैसी पारदर्शी व्यवस्था, उसमें तो आप फेल नहीं होते हैं। आपको जिस राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया जाता है, आप वहां से चुनाव जीत कर ही अपने बड़े नेता, अपने बड़े आका को मुंह दिखाते हैं। तो फिर फेल पेपर होने के बाद आपने अपने बड़े आका को मुंह कैसे दिखाया? आपने कहा कि हम बच्चों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिवील करता हूं, देखे रहिएगा। आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देंगे। क्या आर्थिक बोझ आप टाल ले जाएंगे? आपने कहा कि आप 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। ओएमआर सीट भरने में जो समय वेस्ट होता है, आप 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। मंत्री जी, एग्जाम बीट करने का एक पर्टिकुलर डे और टाइम होता है, एक एनर्जी होती है जो बच्चे सालों से सहेज कर रखते हैं 3 घंटे में प्रॉपर डिलीवरी के लिए। आज बच्चे हतोत्साहित हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपकी तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि मैं प्रॉमिस करता हूं, जैसे आप मोदी जी से प्रॉमिस करके आते हैं कि चुनाव जीत कर ही लौटूंगा।
आपने इन बच्चों से प्रॉमिस नहीं किया। 22.5-23 लाख बच्चों के अंदर जो डीमोटिवेशन आ गई है, उनको आपने मोटिवेट करने के लिए नहीं कहा कि बच्चों आप फिर से एक बार रिजुविनेट होइए और पेपर दीजिए। आपसे वादा करता हूं कि पेपर लीक नहीं होगा। एक बार भी आप नहीं बोल पाए। आप मीडिया के पत्रकारों से सहयोग की अपील करते हैं। मीडिया के पत्रकार क्या करेंगे? इस जनता से सहयोग मांगते हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग लाठी डंडा बंदूकें लेकर आपका पेपर बचाएंगे। आपका पेपर तो जहां छपता है वहीं से लीक हो जाता है। आप आगे से कंप्यूटर पर एग्जाम दिलाने की बात करते हैं। आप साइबर क्राइम के खिलाफ कितना अपने देश को आगे लेकर गए हैं। सीबीआई गहराई तक जाएगी। कितना गहराई तक जाएगी? सीबीआई का मतलब पब्लिक तक जान चुकी है कि आपने उसको अपना तोता बनाकर रखा हुआ है। आपने ये भी कहा कि आप शिक्षा माफियाओं को जानते हैं। हर जिले में माफिया घूम रहे हैं। फिर हर जिले में आपके डीएम और एसपी क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिसिया व्यवस्था क्या कर रही है? जब आप जानते हैं कि माफिया हर जिले में घूम रहा है, उसको पकड़कर जेल में क्यों नहीं डालते हैं? क्यों उसका इनकाउंटर नहीं करते हैं? 22.5 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आप माफियाओं को जानते हैं। कोई रिश्तेदार हैं आपके? क्या चाहते हैं आप पब्लिक से? पब्लिक ने आपको इतना बड़ा मैंडेट देकर सरकार में बैठाया है। आप इस देश के अधिकतम राज्यों में बैठे हैं। आप इस देश की केंद्र सरकार में बैठे हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आपसे जब ये जिम्मेदारी संभल नहीं हो रही है तो आप किसी और को सौंप दीजिए। आप सभी की ये जिम्मेदारी है। देश की जनता क्या करे आपके साथ? आप देश की जनता को बताइए कि वो एग्जाम सेंटर्स पर ड्यूटी दे। आपकी पुलिस क्या नाकाम हो गई है? आपकी सारी सुरक्षा व्यवस्था नाकाम हो गई है? जो आप पत्रकारों से मदद मांग रहे हैं, जनता से मदद मांग रहे हैं। आप कहते हैं कि सिस्टम पर भरोसा रखिए। कौन सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है? सिस्टम पर भरोसा रखकर ही माँ बाप 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चों को दूर, अपने से दूर शहरों में कच्चा पक्का खाने के लिए असुरक्षा का भाव रखते हुए, बोध रखते हुए भी पढ़ने भेजते हैं। ये भरोसा नहीं है आपके ऊपर, या आपके ऊपर भरोसा है इसीलिए भेजते हैं। आप कहते हैं हम दुखी हैं, हम आहत हैं। आत्महत्याओं के बाद आपके पास शब्द नहीं है। बहुत बेशर्मी की बात है कि आपके जिले के अधिकारी जबरदस्ती कबूल करवाते हैं कि आत्महत्या इस वजह से नहीं हुई, और आपके पास शब्द नहीं है। दोनों में कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप यही सोच लीजिए। आप दुखी हैं, आप आहत हैं, लेकिन इससे 22 लाख बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो जा रहा है। आपने कहा कि 14 जून को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, मन माफिक सेंटर लेने की आजादी है। आपने एक बार वादा क्यों नहीं किया कि पेपर लीक नहीं होगा? और पेपर लीक हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों के माफिक उनको सजा मिलेगी। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने एक कोई बड़ा संकट भांपा है शायद हमारे देश के ऊपर जो आने वाला है, और उसके बाद उन्होंने 7 बड़ी अपीलें हमारे देश के लोगों से करी है। वो भी जनता से ही अपील करते हैं। आप भी महामानव मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आप भी जनता से वही अपील कर रहे हैं। आप स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर जनता से अपील कर रहे हैं। आपने किस संकट को भांपा है? आप उसको इड़ी गुड़ी क्यों बता रहे हैं? आप क्रक्स क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को? आपने कहा कि आप विदेश मत जाइए, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने उद्योगपतियों को, आप अपने वित्त पोषित लोगों को समझाइए। आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को समझाइए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस, इस देश के बड़े उद्योगपति घराने के लोग, क्रिकेट जगत के लोग, बॉलीवुड जगत के लोग, वही तो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, वही तो विदेश यात्राएं करते हैं, वही तो कार पूलिंग नहीं करते हैं। उनको आप समझाइए। वो तो सब आपके चेले चपाड़ी हैं, वो तो कोई आपकी बात नहीं मान रहे। सारी उम्मीद आप इस गरीब दुखी जनता से मांगते हैं, जो जनता आपको टैक्स के नाम पर खूब भर भर के पैसा देती है, और वही पैसा आप सिर्फ चुनाव में, आप सिर्फ सरकार बनवाने में लगाते हैं। साल भर सोना ना खरीदें। गरीब आदमी की पकड़ से सोना बाहर है महामहिम जी। गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकता। जो सोने में निवेश करने वाले लोग हैं वो आपके ही अपने पाले जाने वाले लोग हैं, आपके ही अपने नेता हैं, जो बवंडर कमाई से सोना ही खरीद कर निवेश करते हैं। पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, खाने का तेल कम खर्च करो। गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। गरीब आदमी कितना खरीदेगा? 200 रुपए के आसपास खाने वाले तेल की कीमत पहुंच चुकी है। लेकिन आप सब जानते हैं, आपने ही तो कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी देश का रुपया गिरता है। तो फिर आज आपको जनता से क्यों मदद मांगनी पड़ रही है? आपके शिक्षा मंत्री जनता से मदद मांग रहे हैं, आप जनता से मदद मांग रहे हैं। ये जनता भी अब समझ चुकी है कि जो पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, उसमें आपकी पूरी की पूरी विदेश नीति फ्लॉप हुई। आप ट्रंप के दबाव में हैं, अमेरिका के दबाव में हैं। अमेरिका आज आपकी विदेश नीति तय कर रहा है। इसकी वजह से रुपया गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। आप सब, इस देश की जनता अब उतनी मूर्ख नहीं रही है। हालांकि मीडिया पूरी तरीके से आज भी लगी हुई है कि इस देश की जनता को आज भी मूर्ख बनाकर ही रखा जाए। लेकिन जनता समझती है कि 750 टन सोना लगभग आयात होता है हर साल, जिसके बदले में विदेशों को हमारे देश का
पेमेंट डॉलर के माध्यम से जाता है। $100 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें हो गई हैं। जितना कच्चा तेल विदेशों से आएगा उसका अधिकतम पेमेंट डॉलर के रूप में होगा। जितना डॉलर के रूप में हमारे देश से पेमेंट जाएगा, रुपए की कीमत गिरेगी, देश में आर्थिक मंदी आने के आसार हैं। आप कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम ना करें। वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए आप अपने कॉर्पोरेट कल्चर को सुधारिए। आपके पास कोई रूलिंग नहीं है, कोई भी लेबर लॉज काम नहीं कर रहे हैं। आपके देश के पूंजीपति अपने ही काम करने वाले कर्मचारियों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण कर रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी नीतियां नहीं हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, आप आर्थिक चंदे के नाम पर उनसे पैसा लेकर उनको बिल्कुल दरिंदा और बहसी बनाए हुए हैं। वो सब इस देश के युवाओं का मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण कर रहे हैं। इस देश के युवा आज घुटन में जी रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहे हैं। आप लोगों से कहते हैं अफवाह न फैलाएं। आपके जो नेता हैं वो फॉर्च्यूनर से वीडियोग्राफी करा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठकर, बैटरी चालित स्कूटर पर बैठकर। आपके विधायक बिना हेलमेट बुलेट से भट 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 करते हुए तहसील दिवसों में जा रहे हैं। आप उनको बताइए कि वो भी हेलमेट लगाने का रूल फॉलो करें। आपके लोग ही आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आपके लोग सिर्फ नौटंकी दिखाने में लगे हुए हैं। कैसे आप एक पॉजिटिव मैसेज देंगे? फिर सारा का सारा ठीकरा आप विपक्ष पर फोड़ते हैं, जो आपकी आलोचना करे उस पर फोड़ते हैं। फ्रीडम से आप लोगों की गायब कर रहे हैं। लोग आपके खिलाफ बोल नहीं सकते। इन दिनों इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा अटैक किया जा रहा है, वो भी अमेरिका से अटैक हो रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर इस देश की सरकार को बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है। गांव गिराव में बैठा आदमी भी जब इन चीजों को भांप रहा है तो हमारे देश के बड़े बड़े आप जैसे पॉलिटिशियन, जिनके पास सैकड़ों की संख्या में ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की आपके आसपास अपनी टीमें हैं, और जितनी कुशल व्यवस्था में आप चुनाव कराकर जीत लेते हैं। आपने कहा कि बंगाल में तमाम व्यवस्थाएं थी, वहां के लोग वोट नहीं कर पाते थे मारे डर के। आपने वहां इतना बढ़िया चुनाव कराया, चुनाव जीता, तो फिर इस देश का सिस्टम क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? तमाम चीजें हैं। आप इलेक्शन टाइप अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये आपको कहना पड़ रहा है। आप इलेक्शन टाइप अरेंजमेंट एजुकेशन पॉलिसी में क्यों नहीं कर रहे हैं? 18% जीएसटी पे कर रहा है वो बच्चा, उसके माँ बाप पे कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है, पारदर्शी पेपर व्यवस्था, एग्जाम व्यवस्था नहीं मिल रही है। हर पेपर में गड़बड़ी, हर भर्ती में धांधली। आपके मंत्रियों के लोग नहीं मिले हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं मिले हैं, तो फिर इतना पॉसिबल कैसे है? जिन लोगों को जरा सा भी दर्द हो वो मेरे वीडियो में अपनी कमेंट जरूर दाखिल करें, और ऐसे दर्द वाले लोगों को ये वीडियो शेयर भी करें। अगर आपको सिर्फ इस सिस्टम में बैठे लोगों से, इन मंत्रियों से, इन नेताओं से ही प्यार है तो बिल्कुल, अगर आपको मेरे वीडियो में बातें बुरी लगी हो तो आपको मुबारक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर और आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। धन्यवाद।